नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का सेकेंड ईयर का आपका पेपर। और भैया इसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, और जिसकी दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिट 2 पर, है ना। और यूनिट 1 जो है वो आपकी अपलोड कर दी गई है। वहाँ पर आपके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो भैया प्लेलिस्ट बना दी गई है इस सब्जेक्ट की भी, वहाँ पर आप जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 की, और यूनिट 2 में कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और क्या कुछ आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 2.1 की। और जब भी हम यूनिट 2.1 की बात करेंगे, इसमें बात होती है सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान की, ये सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के आखिरकार उद्देश्य क्या हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बात होगी पर्यावरण विज्ञान की, है ना, पर्यावरण विज्ञान की। तो भैया ये दो चीज़ें आपको, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान, आपको 2.1 में देखने को मिलेंगी। तो आप सभी को पता है कि भैया आखिरकार हम अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें या हम अगर पर्यावरण विज्ञान की बात करें, तो ये सामाजिक विज्ञान की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। और क्योंकि एक तरफ से लेकर के चलेंगे आपको सामाजिक विज्ञान, और फिर हम बात करेंगे पर्यावरण विज्ञान की, है ना, कि आखिरकार पर्यावरण क्या है और पर्यावरण विज्ञान क्या है। आखिरकार इन बच्चों को पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, पढ़ाने के महत्व क्या हैं, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों की, आखिरकार क्यों सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो हम कहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, जो समाज में हो रही घटनाएं, है ना, कौन कौन सी समाज में घटनाएं हो रही हैं, और हम कह सकते हैं कि बच्चों में समाज में समझने की योग्यता, है ना, समझने की योग्यता, और समाज में हो रही घटनाएं, और हम कह सकते हैं कि बच्चों को खोज करने की क्षमता, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीज़ें हमारी मिलती हैं सामाजिक विज्ञान से। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जहाँ पर बच्चा कह सकते हैं कि उसकी जो क्षमताएं हैं उसका विकास करेगा, समाज में हो रही घटनाओं को के बीच में जो संबंध है उनको जानेगा, है ना, और समाज में जो मानवीय संबंध हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, उस पर बात करेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि बच्चा अपने राज्य, राष्ट्र, है ना, इन सभी को बुद्धिमत्तापूर्व एक तरीके से देखने की कोशिश करेगा, जहाँ पर बच्चा विवेकशील चिंतन करेगा और एक अच्छा प्राणी बनेगा, जो समाज के लिए या सामाजिक अध्ययन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम कह सकेंगे कि इसको समझने के लिए बच्चे को बौद्धिक तरीके, अवधारणाएं और जो भी विश्लेषण करने के तरीके हैं, इनको सिखाना होगा। यानी कि बच्चों को अगर हमें सामाजिक विज्ञान की सिखाने के लिए हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता कितनी है, बच्चा किन चीज़ों का विश्लेषण कर सकता है, उसकी खोज करने के तरीके क्या हैं, इन सभी चीज़ों को अपनाना होगा। और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान में आप सभी को पता है कि जब भी सामाजिक विज्ञान की बात की जाती है, तो भी बात की जाती है भैया भौगोलिक, यानी कि ज्योग्राफी की बात की जाती है, बात की जाती है भैया राजनीति की, है ना, राजनीतिक या राजनीति की, और बात की जाती है आपके जो भी समाज के सांस्कृतिक पहलू होते हैं, जो भी समाज के सांस्कृतिक पहलू होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज या सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से बच्चा सामाजिक पर्यावरण की समझ को प्रस्तुत करता है और उसको बढ़ाता है ना। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें समाज के प्रति न्याय संगत कैसे होना है, और
एक हम अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं, उसके उचित तरीके और विकास के बारे में मदद की जाती है आपके सामाजिक विज्ञान में। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि समाज की संरचना, वहाँ का शासन कैसा है, उसका प्रबंधन कैसा है, इसके बारे में बच्चे को जानने के योग्य बनाया जाता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य आपके हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें जो भी मानव है, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे जीव हमारे यहाँ निवास करते हैं, उनके सभी की, यानी कि पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं, उनकी सभी की अवधारणाओं की समझ जो है वो किसके, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती है। ऐसे ही कहा गया शिक्षा आयोग 1966 1966 शिक्षा आयोग 1966 में उद्देश्य बताए गए और कहा गया कि छात्रों को अपने पर्यावरण का ज्ञान, अपने मानवीय संबंधों का ज्ञान और समुदाय के मामलों में बुद्धिमानी से भागीदारी करने के लिए एक निश्चित दृष्टिकोण जो है वो महत्वपूर्ण है, जहाँ पर राज्य, राष्ट्र और विश्व इन सभी को प्रभावी ढंग से कार्यक्रम चला करके इनको एकीकृत किया जा सके और जहाँ पर एक अच्छे भारत का निर्माण हो। हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें उद्देश्यों की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को एक अच्छे नागरिक या एक अच्छा नागरिक बनाना या अच्छी नागरिकता का विकास करना, तो ये किसका काम है, सामाजिक विज्ञान का। एक अच्छी नागरिकता का विकास करना, जहाँ पर जो हमारा युवा वर्ग है वो अपने कर्तव्यों को समझे, अपने देश के बारे में जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो उसके समाज के बारे में जिम्मेदारी है, उसको समझे और अपने साथ साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी क्या करें भैया, समाज में रहने के योग्य बनाए, जागरूक बनाए। ऐसे हम कह सकते हैं आपका सामाजिक चारित्र का विकास होगा, सामाजिक चरित्र का विकास है ना। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक चरित्र का विकास होगा, जहाँ पर सामाजिक विज्ञान जब बच्चे को पढ़ाया जाएगा, बच्चे का उचित बौद्धिक और मानसिक विकास होगा। उचित बौद्धिक और मानसिक विकास जब होगा तब बच्चा कल्पना, अवलोकन, स्मृति, तर्क है ना, सोच, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कर पाएगा, है ना। जब समाज में चरित्र का विकास होगा और साथ ही साथ चरित्र के साथ में भैया बच्चे का बौद्धिक विकास भी समाज के अंदर करा सकते हैं, बौद्धिक विकास और मानसिक विकास भी हो सकता है। चरित्र, सामाजिक चरित्र समाज में सभी के लिए, और भैया बौद्धिक विकास भी, जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सोच, तर्क, कल्पना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर मानसिक क्रियाएं होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और हम कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति का परिवेश है, जो भी व्यक्ति का परिवेश है, इसके साथ में समायोजन करने की जो क्षमता है उसका विकास कौन करेगा, तो उसका भी विकास करेगा भैया सामाजिक विज्ञान। उसका भी विकास कौन करेगा, सामाजिक विज्ञान करेगा। जहाँ पर कहेंगे हम कि परिवार में एक व्यक्तिगत सामाजिक कल्याण की ओर व्यक्ति को अत्यंत अच्छा बनाया जाएगा, और जो भी पुरुष होंगे वो समाज की अंतःक्रिया के द्वारा अध्ययन करेंगे और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हो सकेगी, है ना। एक अच्छी आदतों का विकास किया जाएगा, है ना, दूसरे की सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी समाज के अंतर्गत या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, है ना। अब हम बात करते हैं आपके पर्यावरण की, अब बात करते हैं पर्यावरण की, है ना। तो पर्यावरण की जब भी बात आती है तब हम यही कहते हैं कि हमारे आसपास का जो आवरण है ना, हमारे आसपास का, यानी कि परि और प्लस आवरण, है ना, तभी तो पर्यावरण मिला है। तो परि हमारे आसपास का, और क्या है भैया, आवरण। परि का मतलब है चारों ओर, है ना, और आवरण का अर्थ है एक प्रकार का घेरा। वो चीज़ें जो हमें चारों ओर से घेरी हुई हैं वो आपके पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति का विकास हो रहा है, व्यक्ति का जन्म हो रहा है, विभिन्न प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, ये सारी चीज़ें जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही हैं वो आपकी किसके अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं।
जहाँ पर हमारे आसपास के वे सभी वस्तुएं जो हमें घेरे हुए हैं वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दो चीज़ें। अगर हम कह सकते हैं कि घटक, तो कहोगे सर जी दो घटक पर्यावरण के, एक आपका अजैविक घटक है ना, एक आपका अजैविक घटक और दूसरा भैया आपका, एक आपका अजैविक, दूसरा आपका जैविक घटक। ये दो चीज़ें जो हैं आपको पर्यावरण के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अजैविक घटक में हम कह सकते हैं भैया किसी प्रकार की कोई गैस हुई, कोई खनिज हुआ है ना, या कह सकते हैं जल हुआ है ना, नमी हुई, तापमान हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जहाँ पर अजैविक घटक के बारे में हम जब भी कहेंगे तो भौतिक और रासायनिक पदार्थ जहाँ पर आएंगे, भौतिक और रासायनिक पदार्थ जहाँ पर आएंगे, आपके भौतिक व रासायनिक पदार्थ जहाँ पर आएंगे तो वहाँ पर भैया आपके जैविक और अजैविक घटक की बात हो, सॉरी अजैविक घटक की बात होगी। और जैविक घटक किसको कहेंगे, जहाँ पर आपके पेड़ पौधे आएंगे है ना, कीट आएंगे, सूक्ष्म जीव आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जैविक घटक के अंतर्गत लेके आएंगी, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि सभी जीवधारी आते हैं, सभी जीवधारी आते हैं किसके अंतर्गत, आपके जैविक घटक के अंतर्गत, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अजैविक और जैविक घटक में। आखिरकार पर्यावरण का अध्ययन क्यों कराया जाता है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना रीट का एग्ज़ाम दोगे है ना, या जब आप लोग किसी भी टेट का एग्ज़ाम दोगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, या आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे, हर जगह पर आपको पर्यावरण अध्ययन कराया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पर्यावरण के बारे में पढ़ना, है ना। तो आखिरकार क्यों कराया जाता है पर्यावरण अध्ययन, इसके महत्व के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका महत्व क्या है। तो हम कहेंगे कि पर्यावरण अध्ययन हमारे पर्यावरण और मनुष्य के क्रियाओं के बीच का जो संबंध है इसको दर्शाता है। किसके बीच का, पर्यावरण जो है वो हमारे पर्यावरण के बीच और मनुष्य के बीच का जो संबंध है इसको दर्शाता है पर्यावरण शिक्षण या पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन हमें ये बताता है कि जो हमारे आसपास के घटक हैं उनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, और जो नागरिक चेतना है इसके बारे में भी हमें बताता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आती हैं। अब हम जानते हैं आखिरकार बच्चा जब छोटा होता है, जब छोटा बच्चा है यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय में जा रहा है पढ़ने के लिए, यानी कि 1 से 5 के बीच में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, तब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो पर्यावरण अध्ययन कराते हैं, और जब वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन कराते हैं तो बच्चे को हम किससे, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जब हम वास्तविक जीवन से जुड़ेंगे तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी, बच्चों में कल्पना करने की क्षमता उत्पन्न होगी, बच्चा स्मरण शक्ति जो है, बच्चे की स्मरण शक्ति जो है वो बेहतर होगी, है ना, और बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जानने की इच्छा उत्पन्न होगी जब हम बच्चे को वास्तविक जीवन में चीज़ों को कराएंगे। बच्चा अपने पर्यावरण के बारे में चर्चा करता है और भैया इन चीज़ों से आगे बढ़ता है। ऐसे हम कह सकते हैं जब भी पर्यावरण होगा तो उसके प्रति हम बच्चों को जागरूक बना सकते हैं और संवेदनशील बना सकते हैं, है ना। और इसमें जो चीज़ें उपयोगी होने वाली हैं, जैसे जो भी कौशल बच्चे को कराया जा रहे हो, बच्चे का रिकॉर्ड रखा जा रहा हो, है ना, वर्गीकरण बच्चे को किया जा रहा हो, पोर्टफोलियो बनाया जा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण शिक्षण के ही माध्यम से संभव होती हैं। और बच्चे को हम रटने की प्रणाली पर, रटने हो गया भैया, माफ़ी चाहता हूँ, रटने की प्रणाली पर जोर नहीं देना चाहिए, है ना। पर्यावरण जो शिक्षण है वो रटने की प्रणाली नहीं, जबकि स्वयं से सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य करता है, उस पर बल देना चाहिए पर्यावरण शिक्षण के अनुसार। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना सीखा, सामाजिक विज्ञान क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे, और पर्यावरण विज्ञान क्या था या पर्यावरण अध्ययन क्या था, इसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम बात करते हैं आपका
यूनिट 2.2 की, है ना। जहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और पर्यावरण विज्ञान का जो भी पाठचर्या होगी उसका समव्यवहार कैसे बनाया जाएगा, है ना। जो भी करिकुलर ट्रांजिशन है, करिकुलर ट्रांजिशन ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल साइंस एट एलिमेंट्री लेवल, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी आपका एलिमेंट्री लेवल है ना, तो यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। तो जब भी हम ऐसी बात करेंगे तब भी हम बात करते हैं भैया कह सकते हैं कि सतत विकास की। किसकी? सतत विकास की बात करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ही जो शिक्षा दी जाएगी वहाँ पर जो भी वनों की कटाई हो रही है, ओजोन छिद्र हैं, है ना, इन पर बात होती है। और इसके लिए जो भी आपके शिखर सम्मेलन चलाए गए इन पर भी बात होगी। तो अगर हम बात करें कि शिक्षा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसी हमें मिलती हुई आ रही है, और एक सतत विकास, सतत विकास का क्या मतलब होगा? हम कहेंगे सतत विकास का मतलब क्या होगा, लिखा तो है ही भैया, सतत विकास का क्या मतलब होगा, कहेंगे कि विकास या सतत विकास वह है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है उससे कोई भी मतलब नहीं है, वर्तमान में क्या चल रहा है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, इनको पूरा किया जाएगा। भविष्य से कोई भी मतलब नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना। भविष्य में क्या होने वाला है, आज हमने सारे के सारे पेड़ काट डाले, भविष्य में हमें ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि भैया जो हमारा वर्तमान समय है यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, है ना, ज़रूरतें पूरा करना ही आपका सतत विकास की शिक्षा के अंतर्गत आता है। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सतत विकास के पीछे एक मूल सिद्धांत विचार यह है कि जो आर्थिक सामाजिक राजनैतिक और पर्यावरण स्थितियां हैं या पर्यावरण की परिस्थितियां हैं, एक इनकी प्रमुख भूमिका निभाती है। जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बिना हमारी अपनी जो भी नई पीढ़ियां हैं, जहाँ पर हम समाज को बेहतर कर सकेंगे और आर्थिक विकास को बनाए रखना यहाँ पर असंभव है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार पर्यावरणीय आयाम को सतत विकास के लिए अंतिम सीमा तक माना जा सकता है, जहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाओं को पार किए बिना सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। यानी कि जितने भी लोग हैं, पारिस्थितिक तंत्र को जो सीमाएं हैं उसको नहीं पार किया जाएगा और उनको देखते हुए भैया सभी की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। ये आपका सतत विकास शिक्षा के लिए कह सकते हैं कि पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन आपके सामाजिक और आर्थिक पहलू का जो विकास है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपका प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता में हानि, ओजोन छिद्र, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी जो हैं पर्यावरण की समस्याएं हैं और आज हमारा जो पूरा विश्व है इन सभी का सामना कर रहा है। जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारा कचरा किया, है ना, भोजन को ख़राब किया, पर्यावरण के जो ईंधन है इसका उपयोग किया, है ना। तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें हमारे पर्यावरण से ही मिल रहा है और इससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा कल्याण भी प्रभावित हो रहा है। अगर हम तेल डाल करके, अपने ईंधन को लगा करके अपने वाहन को चला रहे हैं तो वो भी तो हमारे लिए खतरा ही है, क्योंकि जो उससे होने वाला धुआं या प्रदूषण है वो हमारे लिए आगे जीवन में जो है हानिकारक बनेगा, है ना, जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं उन चीज़ों का। तो भैया क्या होगा कि मानव के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी पड़ाव हैं वो
बहुत ही कठिन हो जाएंगे। जो स्वास्थ्य उनका है वो बहुत ही जल्दी खराब होता नज़र आएगा कुछ ही दिनों में। लकड़ी हुआ, चारा हुआ, इसको खोजने में भी काफ़ी कठिनाई होगी। और भैया पेड़ पौधों का अगर कटाव होता रहेगा तो वहाँ पर नुकसान भी होता रहेगा। इसके लिए भैया किया गया क्या, जोहान्सबर्ग सम्मेलन है ना, जोहान्सबर्ग या विश्व शिखर सम्मेलन, जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन ये आया, इसका प्रस्ताव रखा गया था, है ना, शिक्षा के दशक में ही। और अगर हम बात करें 2005 से लेकर के 2014 तक, इसको सतत विकास के लिए, शिक्षा के लिए एक संयुक्त दशक माना गया। 2005 से 14 तक सतत विकास की शिक्षा के लिए इसका एक संयुक्त दशक माना गया। ये उसमें भैया जो भी आपके 10 साल थे उनको रखा गया। और ये 2009 का हालिया कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इसका एक प्रयास था कि भैया जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इसके उत्सर्जन को कम किया जाए, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उसको भी कम किया जाए। इससे हमारे शिक्षण में, या हम कह सकते हैं जो हमारे पर्यावरण में एक नई गुणवत्ता है। इसमें कह सकते हैं कि आपका जो भी पर्यावरण है ये जिन कारणों से प्रभावित हो रहा है उनके नए नए अवसर उनको दिए जाएं कि भैया आपका जो ये पर्यावरण है वो प्रभावित ना हो। इसके लिए भैया जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन आपका सन 2002 में आया और इसके बाद में 2005 से लेकर के 2014 तक इसको सतत विकास की शिक्षा के लिए एक दशक के रूप में माना गया था। जहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रहों की स्थिति, इसके बीच में खतरा, इन सभी चीज़ों की बातें, पर्यावरण, समाज, आर्थिक चीज़ें, इनकी बातें की गई, है ना। रोजगार, मानवाधिकार, लैंगिक समानता, शांति, मानव सुरक्षा, सामाजिक मुद्दे और लोगों की गरीबी, है ना, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई। तो ये आपका जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के तहत आया। ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें देखने को मिलती होंगी। तो ये सारी चीज़ जो हैं आपको कह सकते हैं कि आपके सतत विकास के अंतर्गत आती हैं। आखिरकार जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, यहाँ पर सतत विकास के उद्देश्य क्या होंगे, इन पर हम बात कर लेते हैं। तो जब उद्देश्य की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में सामाजिक विकास पाठ्यक्रम को या पर्यावरण विज्ञान को आगे बढ़ाना। जहाँ पर बच्चा अगर कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है तो उसको भी पर्यावरण के बारे में जानकारी हो और सभी की पूछताछ करना, उनको एकीकृत करना, सभी के लिए सामग्री बनाना, नए दृष्टिकोण अपनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में आपका हम बात करते हैं भैया आपका जो यूनिट 2.3 है। और ये सारे के सारे यूनिट आपके यूनिट 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यहाँ पर आपको गणित, विज्ञान, यही सभी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन भैया आएगा आप सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे और इसके उद्देश्य क्या हैं, क्वेश्चन यहीं से आपका उठ के आएगा। आपने अगर इनको समझा कि आखिरकार सामाजिक विज्ञान में क्या कहा गया, गणित में आपका क्या कहा गया, तो आप बेहतर करके ले जाओगे, है ना। एक अच्छा आपका जो चीज़ें हैं वो आपको बढ़िया तैयार हो जाएंगी। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश की जाती है। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि आपका एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार लगभग 4 वर्षों से तत्पर आपके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो
आपका भी पूरा हक बनता है कि आप सभी ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप हैं, यहाँ पर वीडियो की जो भी लिंक है उसको शेयर कर दीजिए और आप बताइए कि आप हमें किस राज्य से देख रहे हैं और भैया आपका नाम क्या है। ठीक है, आप किस राज्य से हैं, किस शहर से हैं और आपका नाम क्या है और कब से आप हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आपके यूनिट 2.3 की, और यूनिट 2.3 आपका क्या कहता है इस पर हम बात करते हैं। यूनिट 2.3 कहता है कि सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाने के आपके तरीके हैं, है ना, जो सामाजिक विज्ञान है इसके पढ़ाने के तरीके क्या हैं। और ये आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान के चलिए आपसे पूछा जा सकता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के तरीके क्या हैं, या गणित पढ़ाने के तरीके क्या हैं, विज्ञान पढ़ाने के तरीके क्या हैं, इंग्लिश पढ़ाने के तरीके क्या हैं, हिंदी पढ़ाने के तरीके क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा एक पेपर में उठता ही उठता है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के तरीके क्या हैं, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और जब भी हम बताएंगे सामाजिक विज्ञान के पढ़ाने के तरीकों की, तब हम बात करते हैं भैया, तब हम यही कहते हैं दोस्तों कि शिक्षण जो है हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान, जिसके बारे में हम कहेंगे, क्योंकि ये शिक्षण के ही अंतर्गत आएंगे, तो हम कहेंगे कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सीखने से कह सकते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करना, शिक्षार्थी और जो शिक्षक है उसके बीच में परस्पर क्रिया होती है ना, लोग अपनी उपयोगिताओं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, रचनात्मकता देखने को मिलती है, यानी कि क्रिएटिविटी देखने को मिलती है आपको, और नई नई शिक्षण की विधियां और नए नए तकनीकी भी देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा शिक्षक नई नई विधियों के माध्यम से लोगों को अवगत कराता है, लोगों को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ जो भी शिक्षक होगा वो बच्चों को कह सकते हैं कि जो भी उसके अवसर हैं, जो भी शिक्षण विधियां हैं, इनका प्रोत्साहन कर सकेगा, इनको आगे बढ़ा सकेगा। तो इसके लिए भैया जब भी पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही भैया पूछताछ विधि का, यानी कि इंक्वायरी मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही भैया परियोजना विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग जानते हैं किलपैट्रिक ने इनको दिया था, है ना। इसके बाद में भैया कह सकते हैं प्रदर्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग मॉडलिंग विधि बोलते हैं, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। और भैया इसके बाद में प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इतनी विधियां, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाएगा, है ना। और ऐसे ही आपकी समस्या समाधान हुई या नाटकीकरण हुई, जिसको हम लोग ड्रामेटाइजेशन बोलते हैं, तो इन सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः हम जितनी लिखी है उतनी जानते हैं, बाकी और भी जान लेंगे। तो जब हम प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं, जब भी हम प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन में प्रयोगशाला विधि में जो भी यांत्रिक उपकरण हैं, जो भी सामग्री है, यह यांत्रिक उपकरणों के अंतर्गत आपके दृश्य श्रव्य सामग्री हुई, और जो भी बच्चों की गतिविधियों के या पुस्तकों के निर्देशन के अनुरूप हैं चीज़ें, जहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने से बच्चे को हम एक प्रभावशीलता की ओर आगे ले जा सकते हैं, यानी कि बच्चे के शिक्षण को हम प्रभावशाली बना सकते हैं। कैसे? जब हम भाई बच्चे का दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, या जो भी गतिविधियां बच्चों के लिए आवश्यक है उनका हम प्रयोग करेंगे, तो बच्चा क्या होगा, वहाँ पर अच्छा सीखने की कोशिश करेगा, एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जो चीज़ हम बच्चे को सिखाएंगे, अगर हमने अच्छे से उस चीज़ को डिज़ाइन किया है तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, और ठोस वस्तुओं के बारे में भी बच्चा जान पाएगा। क्योंकि बच्चा जब प्राथमिक कक्षा में होता है, जब बच्चा प्राथमिक कक्षा में होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को मूर्त वस्तुओं के बारे में सिखाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, और बच्चा उस समय प्राथमिक कक्षा में जब होता है तो मूर्त ही क्रिया कर पाता है, मूर्त चीज़ों को ही समझ पाता है। बाद में वो चिंतन करना शुरू करता है, बाद में वो कल्पना करना शुरू करता है, लेकिन बच्चे को पहले हम मूर्त चीज़ों को दिखाते हैं, कल्पना बच्चा बाद में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका प्रयोगशाला विधि है,
जहाँ पर हम लोग बच्चे के साक्षात्कार, वीडियो टेप रिकॉर्डर, है ना, कक्षा में चला करके भैया क्या होगा कि इसको दिखा सकते हैं। और सभी विषयों में यह आपका प्रयोगशाला विधि जो है ये लगभग हम सभी विषयों में इसको हम लोग बेहतर बना सकते हैं बच्चे को। इसके बाद में आपका जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग कहेंगे इंक्वायरी मेथड या आपकी पूछताछ विधि, है ना, इंक्वायरी मेथड या पूछताछ विधि। तो इसमें हम कहेंगे कि बच्चे को हम पूछताछ या खोज विधि, इसमें हम क्या करेंगे, बच्चे को सोचने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। ये जो विधि है ये बच्चे को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है और नई चीज़ों को स्वयं से खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। जहाँ पर बच्चा जो कि तार्किक चिंतन है वो करना शुरू कर देता है, जो तार्किक मुद्दे हैं वहाँ पर बच्चा बात करेगा और सूचनाओं का विश्लेषण करेगा, सूचनाओं का समाधान खोजेगा। और जो भी वस्तुएं हैं या जिन तकनीकों का बच्चे को प्रयोग करना है, बच्चा निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ेगा, है ना। ये आपका इंक्वायरी मेथड या पूछताछ विधि के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपका परियोजना विधि, परियोजना या खोज विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खोज विधि भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खोज विधि, किलपैट्रिक जी के द्वारा दी गई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को परियोजना या खोज विधि पर क्या होगा, बच्चे को सोचने के लिए हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पर भी बच्चे की जो क्रियाएं हैं या हम कह सकते हैं अंतिम जो उत्पाद है, जो भी ठोस चीज़ें हैं प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा, उसका हम सावधानी पूर्वक से उसके लिए योजना बनाएंगे। बच्चे की बुद्धिमानी तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे को एक मौलिक चीज़ों को सिखाते हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बच्चे को क्या देंगे, हम उदाहरण के साथ भी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो हमारा राष्ट्र का निर्माता है। बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है, ना कि हतोत्साहित करना है। ऐसे ही आपका प्रदर्शन विधि, यहाँ पर क्या किया जाएगा कि बच्चे की जो घटनाएं हैं इनको चित्रित करके, है ना, मॉडलिंग के मेथड से चित्रित करके, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे को अगर हम पीटी करा रहे हैं या बच्चे को डांस सिखा रहे हैं तो हम बच्चे का प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहले हम करेंगे, उसके बाद में बच्चा करेगा, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम सजीव चीज़ों को दिखा करके उसको अध्ययन करा सकते हैं। और इससे क्या होगा, जब बच्चा प्रदर्शन विधि का प्रयोग देखेगा तो वहाँ पर बच्चा आपके साथ वो भी एक्टिव रहेगा। संगीत हुआ, नृत्य हुआ, है ना, आपका पीटी हुआ, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बच्चे को करा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी किफ़ायती भी होती हैं। ऐसे ही बच्चे के लिए हम लोग प्रश्नोत्तर विधि का भी उपयोग करते हैं, जहाँ पर हम लोग सामान्य शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और प्रश्न के साथ में बच्चे को उत्तर पहचानने के लिए कहते हैं। ये आपकी प्रक्रिया जो होती है वो मौखिक रूप से ही होती है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे से हम एक प्रश्न को पूछा जाएगा और जो भी उसके उत्तर वगैरह हैं वो बच्चा हमें बताएगा। इसके लिए पर्याप्त योजना और प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है, जहाँ पर मनुष्य और उसकी आर्थिक गतिविधियाँ, प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। व्याख्यान विधि में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको व्याख्या दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी नोट्स होंगे, है ना, जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, चुपचाप बैठ करके विषय वस्तु बनाएगा एक टीचर और शिक्षक, और क्या करेगा, आपको बता करके नोट्स लिखवा करके चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, ये बाल केंद्रित नहीं होती है, या किसके, या आपके शिक्षक केंद्रित होती है। बाल केंद्रित में क्या होगा, बालक स्वयं से सीखने का प्रयास करेगा, स्वयं से क्रियाओं को करेगा। लेकिन व्याख्यान विधि में क्या है कि शिक्षक आपको नोट्स वगैरह जो भी हैं इनसे पढ़ा करके क्या है अपना जा रहा है, वहाँ पर बच्चे का कोई काम नहीं है, बच्चा केवल चीज़ों को सुन रहा है। उसका कारण क्या था, ये सारी चीज़ें बच्चे ने सुनी और उसके बाद में भैया बच्चे को बता दिया गया और शिक्षक यहाँ से चला गया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हम कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से हम चीज़ों को सिखा सकते हैं, प्रदर्शन विधि के माध्यम से हम चीज़ों को सिखा सकते हैं। बच्चे को करने की विधि से, यानी कि डूइंग मेथड से
बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, सीखेगा कैसे, स्वयं से सीखे, है ना। तो और शिक्षण विधियाँ क्यों बनाई जाती है, आखिरकार ये शिक्षण के जो तरीके थे क्यों बनाए गए, तो इसका उद्देश्य ही होता है बच्चे को लक्ष्य की प्राप्ति करवाना, बच्चे की उपयोगी जो भी चीज़ें हैं इनको प्राप्त कराना, और बच्चे का जो रिकॉर्ड है, मूल्यांकन है, इसको रखना, साथ ही साथ बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना, है ना। सृजनात्मकता का विकास करना, सामग्रियों की रुचि, है ना, इन सभी चीज़ों पर जोर दिया जाता है आपको इसके अंतर्गत। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट आपका है यूनिट 2.4। यूनिट 2.4 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भैया बात की जाती है आपके जो भी आपका एलिमेंट्री स्कूल है, यानी कि नियमित प्रारंभिक विद्यालय है, यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा बच्चों का, है ना, जो भी बच्चों को पाठ्यक्रम, एक सेकंड, जो भी बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा उसमें जो भी नियमित प्रारंभिक विद्यालय है बच्चे को पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग क्यों किया अनुपयोग किया जाएगा, तो उससे बच्चे को क्या लाभ होगा। यानी कि जो भी नियमित प्रारंभिक विद्यालय है उसके पाठ्यक्रम में या शिक्षण में प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या होगा। तो जब भी हम बात करते हैं कि भैया बच्चे को हम प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिखाएंगे, तो सीधी सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा, अच्छा सीखेगा, रुचि लेगा सीखने में, है ना, उसका दिमाग जो है वो बढ़िया कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ों को सिखा रहे हैं, बच्चे को हम वीडियो दिखा रहे हैं, है ना, बच्चे को हम कह सकते हैं कि जो भी उसके सीखने की चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में एक रुचि उत्पन्न होगी, जिससे कि बच्चा ज़्यादा चीज़ों को और बेहतर चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख पाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, बच्चे को हम लोग जब आप लोग क्लास में आप लोग पढ़ाते होंगे या टीचिंग अपनी लेसन प्लान करवाते होंगे, जब आप लोग लेसन प्लान करवाते होंगे तो वहाँ पर क्या आप करते होंगे कि बच्चे को कुछ ऐसी गतिविधियाँ देते होंगे जो कट पेस्ट के माध्यम से, या हम कह सकते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़, है ना, और कुछ आप लोग करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते होंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं और पाठ्य क्रियाएं, है ना। तो यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो इसके लिए भैया बच्चे को हम लोग पेंसिल, है ना, कटिंग, ग्लू के माध्यम से, यानी कि आपका गोंद के माध्यम से, जिसको हम लोग ग्लू बोलते हैं, उसके माध्यम से, है ना, बच्चा जो भी चीज़ें हम बच्चे को सिखाएंगे वो बेहतर सिखा पाएंगे। बच्चा जब जोड़ेगा तोड़ेगा चीज़ों को, यानी कि जो भी गतिविधियाँ होंगी उनके माध्यम से अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा वहाँ पर अपना जो चिंतन है वो वास्तविक चिंतन करेगा और जो उसके अनुभव हैं वो अच्छे प्राप्त करेगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए हम लोग वीडियो का उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, है ना, पढ़ने के लिए हम लोग वीडियो का उपयोग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। जो भी वीडियो की गतिविधियाँ होंगी, यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, जो भी बढ़ती हुई कल्पना है, दिलचस्प चीज़ें को देखेगा, है ना। जो भी हमारा बच्चा है वो साथ साथ भैया अगर हम वीडियो दिखाएंगे बच्चे को पढ़ाते समय, तो बच्चा क्या होगा, सृजनात्मक होगा, बच्चे को हम नए तरीके से सिखा सकेंगे, है ना। केवल किताबें ही ज़रूरी नहीं है याद रखने के लिए, केवल किताबें ज़रूरी नहीं, केवल चार्ट ज़रूरी नहीं है याद रखने के लिए, और बेहतर याद रखने के लिए बच्चे को हम वीडियो के माध्यम से और नई नई गतिविधियों के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बच्चे को कह सकते हैं कि जो भी फोनिक्स है उसके माध्यम से सिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो भी देखते हैं जोड़ो तोड़ो वाला एक आता है ना, कि इसको जोड़ो इसको तोड़ो, और एक अच्छा एक चित्र बना होता है और चित्र को जोड़ तोड़ के सिखाया जाता है ना। इन चीज़ों से सिखा सकते हैं। जो भी अभ्यास है उसको करा सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि बच्चे के लिए हम लोग मल्टीमीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, मल्टीमीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। और जो भी प्रौद्योगिकी लेखन है हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे को जो भी पुरानी चीज़ें हैं और नई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ों से जोड़ते हुए नई चीज़ों को हम लोग बढ़ाते हुए आगे ले जाएं। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका 2.5 है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो सेम ही सेम। यहाँ पर क्या कहा गया है, SLD बच्चा हो, ASD बच्चा हो, या आपका ID का बच्चा हो, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी,
तो अगर इनके बच्चे हैं तो इनके लिए सामाजिक विज्ञान या हम कह सकते हैं पर्यावरण विज्ञान, तो इनको कैसे सिखाया जाएगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे सर हम इनके लिए भैया विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे, बच्चों को दिखा करके चार्ट के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, है ना, इनको हम सिखा पाएंगे। जल चक्र है तो उसको हम अच्छे से बना करके ले आएंगे एक मॉडल के तरीके से, तो वहाँ पर उसकी अवधारणा जो है बच्चे की वो बेहतर हो पाएगी। ऐसे ही अगर हम बच्चे को किसी भी ट्रैफिक रूल के बारे में सिखाएंगे तो भी हम चीज़ों को बना करके ले आएंगे या किसी भी मॉडल को बना करके ले आएंगे जिससे कि हम बच्चे को बढ़िया सिखा सकते हैं, है ना। ऐसे हम लोग, ऐसे ही आपका अगर हम कह सकते हैं कि बच्चों को ठोस चीज़ों के द्वारा, है ना, बच्चे को ठोस चीज़ों के द्वारा अगर हमें परितंत्र के बारे में बच्चे को बताना है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बच्चे को बताना है, तो बच्चे को हम एक कह सकते हैं कि विद्यालय के वातावरण में एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता सकते हैं कि ये देखिए आपका मेढक है और मेढक क्या कर रहा है, मेढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सांप को कौन खाएगा, चील आएगी खा जाएगी। तो हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, हम लोग इन चीज़ों का चित्र और इसकी वीडियो दिखा करके भी चीज़ों को बता सकते हैं। सामाजिक कौशल के बारे में भी बता सकते हैं, रोल प्ले करके भी बता सकते हैं, है ना, कि एक सांप था ऐसे से हमने बना दिया, तो रोल प्ले करके भी बता सकते हैं इसका हम लोग कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे होंगी। और दूसरी चीज़ें क्या हैं, हम लोग अनुकूलित तकनीकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नए नए सॉफ्टवेयर आए हुए हैं जहाँ पर दिखा सकते हैं बच्चे को कि आप ऐसे पढ़ो, है ना। और ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो भी नई गतिविधियाँ आई हैं, क्योंकि बच्चे को, इन बच्चों को, ये तीनों प्रकार के बच्चे आपके SLD ASD, इन तीनों प्रकार के बच्चे हम कह सकते हैं कि विजुअल भी दिखा सकते हैं, इनको हम लोग ऑडिटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इनको हम स्पर्श करके भी चीज़ों को सिखा सकते हैं और भैया इनको हम लोग गति के माध्यम से भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। अगर आप इनमें ये चीज़ों को भी लिखोगे तब भी आपको नंबर कोई नहीं काटने वाला, क्योंकि इन सभी चीज़ों से भी ये सारे बच्चे जो हैं वो बेहतर सीखते हैं, तीनों प्रकार के बच्चे, है ना। जहाँ पर हम लोग एक अच्छे उदाहरण का प्रयोग करेंगे, चीज़ों को शामिल करेंगे, जिससे कि बच्चे एक सकारात्मक दृष्टिकोण आगे बढ़ सकें और प्रभावी ढंग से इनको हम अनुकूल बना सकें। तो यहाँ पर आपका 2.5 भी आपका समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको अगर वीडियो दी जा रही है तो भैया यहाँ पर भी मेहनत लगती है और मेहनत का फल आप लोग ही दोगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद दोस्तों।